हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। मैं राहुल गुप्ता। आज हम केमिस्ट्री में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह तीसरा क्लास होगा। पिछले दो क्लास में हमने काफी कुछ सीखा। आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक पर बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहला चीज है कॉन्सेंट्रेट बनाकर जरूर रखिएगा, तभी आज का क्लास समझ में आने वाला है। क्योंकि आज हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक आप देखकर छोड़ दिए होंगे, उन्हीं टॉपिक को आज बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो पहला टॉपिक है ठोसों में संकुलन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक के अंदर थ्योरेटिकल क्या है, क्या थ्योरी है, क्या तो ये कैसे पता चलता है, ये इसके हमें टॉपिक से पता चलता है। यदि हम उस टॉपिक का अर्थ समझ गए तो समझिए हम उसके अंदर जो कुछ कहना चाहता है, जो कुछ थ्योरी है, वो हम समझ जाएंगे। अब समझिए मेरे बात को, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, ठोसों में संकुलन। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग इन सॉलिड, यानी कि ठोसों को कैसे पैक किया जाता है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, सेब का उदाहरण लेके बताया था कि यदि हम सेब को क्या करेंगे, एक बॉक्स में पैक करेंगे। ठीक है, तो बॉक्स में जब पैक करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं हम, यानी कि सेब क्या हो गया, ठोस हो गया, और ठोस और जो बॉक्स हो गया उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं। तो पैकिंग इन सॉलिड, यानी कि इस ब्रह्मांड में हर जितने भी ठोस कण होते हैं सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जैसे जुड़े होते हैं। और जब कण जुड़ते हैं तो ठोस पदार्थ बनता है। जितने भी ठोस हैं छोटे छोटे कणों से जुड़कर क्या बनते हैं, एक कठोर मजबूत ठोस बनते हैं। तो जो जैसे एक समझिए ये बॉक्स है, ठीक है, ये ठोस बॉक्स है। और ये ठोस बॉक्स कैसे बना होगा, इसके जो छोटे छोटे कण होंगे आपस में एक संकुलन, यानी कि क्या, एक संकुलन के रूप में, संकुलन मतलब पैकिंग, जब कई ठोस कणों की पैकिंग जब हुआ होगा तब जाके ये एक ठोस क्या बना होगा, आयत बना होगा या त्रिभुज वर्ग बना होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये मान लीजिए, समझ लीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जो ठोस है वो अपने संकुलन के कारण वह ठोस अवस्था में है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इसमें समझते हैं, इसका डिफिनेशन क्या कहता है, आइए समझते हैं। तो जालक में रचक घटकों की व्यवस्था संकुलन कहलाती है। जालक का अर्थ मैंने आपको बताया था, कोई भी अणु हो गया, परमाणु हो गया, तो इनकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को एक निश्चित क्रम में जैसे रखे होते हैं और पैक होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संकुलन। उसको क्या बोलेंगे, पैकिंग बोलेंगे। एक नॉर्मल सी बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। संकुलन पैकिंग को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। आप नॉर्मली बहुत सारी चीजें आप पैक करते हैं तो वही संकुलन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठोसों में क्रिस्टल, ठोसों के क्रिस्टल में यह संकुलन दो प्रकार के होता है। देखिए, जो भी ठोस निर्माण होता है, जो भी सॉलिड इस पूरे ब्रह्मांड में निर्माण होता है वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन से दो प्रकार, एक होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन और एक होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। दो प्रकार से पढ़ेंगे, द्विविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यानी कि एक साधारण सी बात है कि जो भी ठोस है इस ब्रह्मांड में वह दो प्रकार से संकलित होता है, दो प्रकार से पैक कर सकते हैं आप इसे। अब हमें एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, समन्वय संख्या। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न काफी बार बनता है कि जब भी पूछ देता है कि एससी का समन्वय अंक क्या है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। इसको समझेंगे, अभी इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे निकालते समन्वय संख्या। किसी क्रिस्टल जालक में, ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणु या पड़ोसियों से घिरा रहता है उसे उस परमाणु की समन्वय संख्या कहते। तो ये जो चीज यहाँ पास लिखा होगा तो ये हम पढ़ के छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमको समझ में नहीं आया। अभी मैंने पढ़ा तो अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक बार कोशिश करें पढ़ने को, और जब पढ़ने का प्रयास करें किसी चीज को, उसको समझते हुए पढ़ें, उसके शब्द क्या कहना चाहता है, हमें कहाँ रुकना चाहिए, वो सब हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप भी मेरे साथ अब पढ़ें। अब देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पास क्या कहना चाह रहा है। आप पढ़ें एक बार, ठीक है, थोड़ी सी समय देता हूँ, आप पढ़ें इसको, फिर इसके बाद मैं इसको पूरा डिटेल समझाता हूँ।
कोशिश जरूर करें, ठीक है। एक बार किसी चीज को सीखने के लिए कोशिश जरूर करना पड़ता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज को पढ़ा होगा। अब समझिए मेरे हिसाब से, किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु, कोई भी क्रिस्टल जालक हो गया, ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक में कोई भी परमाणु ले लीजिए, अपने निकटतम जितने परमाणुओं या पड़ोसियों से घिरा रहता है, जितने परमाणुओं या पड़ोसियों से घिरा रहता है, उसे उस परमाणुओं की समन्वय संख्या कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगा, जैसे कि ये बॉक्स है, बहुत ही आराम समझिएगा। यदि आपने इसे समझ लिया ना, तो फिर अभी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ सब समझ में आ जाएगा। समझिए ये एक बॉक्स है, मैं बहुत सारे कणों से भरा है, ठीक है, कई सारे परमाणुओं से घिरा हुआ है, कई सारे परमाणु इसमें, ठीक है। ये देखिए मैंने कई सारे परमाणु इसमें बना देता हूं, ठीक है ना, कई सारे परमाणुओं से घिरा। हमें एक परमाणु लेना है। हमें कितने परमाणु लेना है? एक परमाणु लेना है। देखिए इसमें मैंने कई सारे परमाणु इसमें से बना दिए। अब यहाँ पास इसके जो समन्वय संख्या, इसकी परिभाषा चलती, किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु, हमने एक परमाणु ले लिया, ये एक कोई परमाणु हमने उठा लिया, ठीक है, ये कोई परमाणु है, यानी कि एक परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणुओं से घिरा रहता है। अब देखिए ये जो बीच वाला, एक बार हम इसको देखते हैं, ये जो बीच वाला परमाणु है, देखिए ये वाला मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूं इसको। ये मैंने ये बना दिया, इस परमाणु को मैंने लिया। अब देखेंगे आप जरा, ठीक है, अब जरा देखें ये परमाणु जो है ये कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है। ये जो बीच वाला परमाणु मैंने जो आपको यहाँ पास जो मैं लिया हूं, ये परमाणु कितने पड़ोसियों से घिरा हुआ है। देखिए अभी हम उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं, फिर अब समझेंगे, ठीक है। एक परमाणु ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठवां ये हो गया। यानी कि मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो बीच वाला परमाणु हो गया अपने पड़ोसियों से, ये इसके पड़ोसी हो गए, जितने भी पड़ोसियों से घिरेगा, जितने भी परमाणु घिरेगा उसकी समन्वय संख्या उतनी होगी। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कही। मैंने सिर्फ सिंपल से ये कहा कि कोई सा भी क्रिस्टल जालक है उसमें एक परमाणु लीजिए, वह परमाणु अपने पड़ोसी परमाणुओं से घिरा रहता है। तो कितने पड़ोसियों से घिरा रहता है? यहाँ पास हम देखेंगे जरा, 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है, 6 पड़ोसियों से घिरा हुआ है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। बस छोटी सी बात है ना, कोई बड़ा चीज इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए कुछ मैं बता देता हूँ। Hc का जो परमाणु समन्वय संख्या होती है 6 होता है, Bcc का जो समन्वय संख्या 8 होता है और FCC का जो समन्वय संख्या 12 होता है, ठीक है। ये कितना होता है? 12। तो इसको याद रखें, ये Hc, Bcc और FCC ये क्या चीज है, इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से कहाँ बताया, पिछली क्लास में, ठीक है। इसके बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो आज का टॉपिक हमें नहीं पढ़ पाएंगे, तो आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, इसको याद रखिए कि जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव में चीजें पूछता है कि Hc का समन्वय संख्या कितना होता है तो 6 होता है, Bcc का कितना होता है 8 होता है और FCC का कितना होता है 12 होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी और ये समन्वय संख्या समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द्विविमीय निविड़ संकुलन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अगला? द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो संकुलन होता है कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, एक द्विविमीय निविड़ संकुलन, ठीक है, और एक त्रिविमीय होता है। तो सबसे पहले हम द्विविमीय के बारे में पढ़ेंगे, फिर त्रिविमीय के बारे में पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पास जो भी लिखा हुआ है डिफिनेशन एक बार पढ़ें, ठीक है। यहाँ पास डिफिनेशन लिखा हुआ है कि किसी तल में क्रिस्टल के रचक अवयवों का संकुलन द्विविमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। मैंने तो पढ़ लिया, क्या आपने पढ़ा? पढ़िए आप एक बार, कोशिश करें, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, कोशिश करेंगे तभी चीजों को समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे इसके नाम को देखकर ही छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। किसी तल में क्रिस्टल के रचक अवयवों का संकुलन द्विविमीय निविड़ संकुलन कहलाता है।
हमने इसको ऐसे पढ़ के छोड़ देते हैं। हमको ऐसे पढ़ के नहीं छोड़ना है, इसको समझना है ये शब्द क्या कह रहा है हमें। देखिए, किसी तल में क्रिस्टल के रचक अवयव, ठीक है, किसी तल में क्रिस्टल के रचक अवयवों का संकुलन। कोई तल है, किसी तल में क्रिस्टल के रचक अवयवों का संकुलन, इसको हम बहुत ही सरल और साधारण रूप से समझ सकते हैं। और जब तक मैं इसको डायग्राम बनाता हूं तब तक आप एक बार क्या करें, इसको पढ़ें, जो भी डिफिनेशन लिखा उसको पढ़ें एक बार। ठीक है, उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, कोशिश किया करिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, न तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अब समझिए बात को, ये तल है, ये क्या है, एक तल है। इस तल में कई सारे परमाणु होते हैं, कई सारे परमाणु। यदि मैं बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ी बड़े बड़े बना देता हूँ, जल्दी हो जाएगी ये चीजें। ये पूरे परमाणुओं से ये बना हुआ है, ठीक है। अब समझिए, ये जो तल है, ये कोई भी किसी भी तल समझ लेते, इसके क्रिस्टल के जो रचक अवयवों का जो संकुलन है, यानी कि जो क्रिस्टल हैं इसके संकुलन, संकुलन क्या बोलता है, मैंने बताया था पैकिंग, यानी कि कोई भी तल का जो पैकिंग है वो कैसे होता है, द्विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। यहाँ पास लिखा हुआ है, इस शब्द का अर्थ ये है कि कोई भी समतल आप ले लीजिए, उस समतल में यदि कोई क्रिस्टल, परमाणु, अणु जो भी है, उसके जो संकुलन है, यानी कि उनकी कणों या परमाणुओं का जो भी संकुलन है, संकुलन मतलब पैकिंग है, वो किस रूप में है, द्विमीय निविड़ संकुलन के रूप में है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम और समझाते हैं आपको, ठीक है। यदि आपको ये चीजें समझना है तो थोड़ी सी ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेट होइए पहले, ठीक है। कुछ भी मैं कोई बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सरल शब्द ये कहना चाहता हूं कि एक तल है और उस तल में जो भी अणु, परमाणु, कण जो हैं वो किस रूप में संकुलित होते हैं, पैकिंग होते हैं, वह होता है द्विमीय निविड़ संकुलन के रूप में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दो प्रकार से होते हैं, एक वर्गाकार निविड़ संकुलन होता है, पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक पंक्ति के गोले अपने से नीचे वाले गोलों की सीध में होते हैं। इस संकुलन में समन्वय अंक 4 होता है। इसमें यह बोला हुआ है कि एक वर्गाकार निविड़ संकुलन है और उस निविड़ संकुलन की प्रत्येक पंक्ति में जो गोले होते हैं वो अपने से नीचे वाले गोलों की क्या होते हैं, सीध में होते हैं। इस संकुलन में समन्वय अंक क्या होता है, 4 होता है। जैसे देखिए, एक इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और यह डायग्राम हमें बहुत कुछ बताएगा। देखिए यहाँ पास, जैसे कि मैं एक तल है, ठीक है, ये वर्गाकार तल है, समझिए। ये वर्गाकार एक तल है, ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे। अब देखिए, इसमें कई सारे परमाणु बने, कई सारे गोले बने हुए हैं। तो इस वर्गाकार निविड़ संकुलन में क्या कहता है कि इस प्रकार की जो संकुलन है, प्रत्येक पंक्ति में गोले अपने से नीचे वाले गोलों की सीध में होते हैं। जैसे कि एक गोला ये है, अब देखेंगे ये गोले के जस्ट नीचे ये गोला है, इसके नीचे जस्ट ये गोला, यानी कि किस रूप में है, सीध में है, यानी कि एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, यानी कि कैसे, सीध में है। इस प्रकार से भी देखेंगे, यदि हम इस प्रकार से देखते हैं तो एक सीध में है, और इस प्रकार से भी देखें सीध में, कैसे है, 1 2 3 एकदम सीध में। देखिए सभी एक सीध में है, देख पा रहे हैं, इस प्रकार से भी सीध में है। यानी कि मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्गाकार निविड़ संकुलन जो है वह किस रूप में है, एक, इसके जो अंदर जो परमाणु बने हुए हैं, कण बने हुए, किस रूप में है, किस रूप में पैकिंग है, वह है वर्गाकार जो निविड़ संकुलन है वह किस रूप में पैक है, एक सीध के रूप में पैक है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमने एक बीच वाला गोला ले लिया, ठीक है, ये बीच वाला गोला जब हम लेते हैं, अब देखिए इसका समन्वय अंक 4 कैसे आया, आप आराम से इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बीच वाला गोला लिया, ये परमाणु समझ लीजिए, ये परमाणु जो कितने गोलों से घिरा हुआ है, कितने गोले इससे सटे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ये पहला ये सटा हुआ है, दूसरा ये सटा हुआ है, तीसरा ये सटा हुआ है, चौथा ये, तो कितने पड़ोसियों से घिरा हुआ है,
4 पड़ोसियों से घिरा हुआ है। कितने पड़ोसियों से? 4 पड़ोसियों से। याद रखना, जितने भी पड़ोसियों से घिरेगा उसका समन्वय अंक उतना ही होगा। तो इस डायग्राम में भी वही बताया, जितने भी ये जो बीच वाला गोला है, ठीक है, ये बीच वाला जो गोला है कितने पड़ोसियों से घिरा हुआ है? ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। जितने भी येलो कलर से बने हुए हैं गोले वो हैं उसके पड़ोसी। और पड़ोसी कितने हैं? 4। तो इसके समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे षष्ठभुजाकार निविड़ संकुलन। षष्ठभुजाकार निविड़ संकुलन क्या है? आइए इसको भी पढ़ते हैं। अब देखिए, इसको पढ़िए एक बार इसको पढ़ें और तभी आपको फर्क समझ में आएगा कि वर्गाकार निविड़ संकुलन क्या था और षष्ठभुजाकार क्या था। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक पंक्ति के गोले अपने से नीचे वाले पंक्ति के गोलों से बने छिद्रों पर रखे जाते हैं और इस संकुलन में समन्वय अंक 6 होता है। ठीक है, कितना होता है? 6 होता है। अब देखिए, इसमें गौर करने वाली बात क्या है, इस डिफिनेशन में और उस डिफिनेशन में क्या अंतर था। उस डिफिनेशन में कहा गया था कि प्रत्येक पंक्ति के गोले अपने नीचे वाले गोलों के सीध में है। ठीक है, ये पिछले वाला डिफिनेशन है। ये वर्गाकार निविड़ जो आप संकुलन पढ़े ये उसका डिफिनेशन है। ये कहा था कि प्रत्येक पंक्ति के जो गोले हैं अपने नीचे वाले गोलों से सीध में है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप सिर्फ इस लाइन को पढ़ें, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं। देखिए, मैं जिसको अंडरलाइन करूंगा आप उसको पढ़िए। ठीक है, ये वाला आप लाइन पढ़ें, आप इतना पढ़ें। ठीक है, बस इतना पढ़ना है आपको। अब फिर अंतर आप समझ जाएंगे। मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूं, आप इसको पढ़ें। ठीक है, पढ़ें, एक बार कोशिश करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज को पढ़ा है। अब मैं मेरे हिसाब से सुनिए, यहाँ पास लिखा हुआ प्रत्येक पंक्ति के गोले अपने से नीचे वाले पंक्ति के गोलों से बने छिद्रों पर रखे जाते हैं। यहाँ पास यह कहा गया है कि जैसे एक गोला ये हो गया, दूसरा ये, ठीक है, ऐसे रखे हुए। अब जो यहाँ पास जैसा कि एक गोला मैंने ये बनाया, दूसरा मैंने ये बनाया, तीसरा ये गोला बनाया। अब यहाँ पर जो छिद्र बन रहे हैं, छिद्र कौन सा? छिद्र किस? ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया। इन दोनों गोलों के बीच में जो छिद्र बच रहा है, ये छिद्र, ये जो खाली स्थान है, ठीक है, रिक्त स्थान जो है, तो इसी पर हमको ऊपर वाला गोला रखना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हैं? फिर से समझे। एक गोला मैंने ये रखा, दूसरा गोला मैंने ये रखा। ठीक है, ये समझिए पहली पंक्ति है। अब दूसरी पंक्ति यदि मैं बनाता हूं इसके ऊपर ही, तो कहां रखूंगा गोला? इस बार मैं इसके ऊपर न रखकर इसके इन दोनों नीचे वाले गोलों के छिद्र के बीच में रखूंगा। अब क्या समझे? नहीं समझ पाया अभी भी? समझो। अब हम गोला कहां रखने वाले हैं? इसमें गोला हम इन दोनों गोलों के, ये इस गोले और इस गोले के बीच, ये जो छिद्र यहाँ पास है इसके बीच में रखने वाले। क्या आप समझ पाए? ठीक है, तो अब इसके ऊपर गोला, अब अगली पंक्ति का गोला कहाँ जाएगा? यहाँ पास जाएगा। समझे? एक बार फिर से समझे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। अगर आपने इसको समझ लिया तो समन्वय अंक निकालते बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी तो फिर और समझ में नहीं आएगा। और डिफिकल्ट कब होता है यार? जब हम समझ में किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं, और जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं तो डिफिकल्ट रह ही नहीं जाता है ना। तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक गोला हमने ये बना दिया, दूसरा गोला हमने ये बना दिया। ठीक है, ये पंक्ति की बात कर रहे हैं। तीसरा गोला हमने बना दिया, चौथा गोला हमने ये बना दिया। ठीक है, ये पहली पंक्ति हो गई। अब यदि हम दूसरी पंक्ति बनाएंगे, एक मैं आपको वर्गाकार का भी बनाते चलूं, तब आपको थोड़ी सी चीजें मालूम होती चलेगी। ठीक है, हमने पिछले क्लास में क्या, पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा कि जो पहली पंक्ति है, ठीक है, ये ऊपर वाली नीच गोले के सीध में होती है। हमने सीध में सभी गोले के रख दिए थे, ऐसे ही किया था हमने, ऐसे ही रखा था। अब इस बार हमने क्या करने वाले कि जो अगली पंक्ति के जो गोले रखने वाले हैं, तो नीचे वाले पंक्ति के,
नीचे वाले पंक्ति के गोलों से बने छिद्र। अब छिद्र कहाँ होते हैं? जैसे एक गोला हमने ये बनाया, इसके बाद हमने गोला ये रखा, तो दोनों गोले जब हम रखते हैं तो छिद्र कहाँ बनता है? यहाँ पास, देखिए यहाँ पास बनता है, और इसी छिद्र में हमें अगली पंक्ति का गोला रखना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? यदि समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि समझ पा रहे हैं मेरी बात को तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि अगली पंक्ति का गोला हम अब यहाँ रखने वाले हैं, अब अगला यहाँ रखने वाले हैं, अगला यहाँ रखने वाले हैं, ठीक है। अब ये ऊपर वाली पंक्ति का गोला कहाँ रखेंगे? अब ये वाले गोला और ये वाले गोला इन दोनों के छिद्र के बीच में रखेंगे। अब ये वाले पंक्ति का गोला कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगला गोला यहाँ रखेंगे। यानी कि मैं यह बताना चाहता हूं कि इन दोनों पंक्तियों में समन्वय, इन दोनों पंक्तियों का जो अंतर है इनके छिद्रों का अंतर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार इन चीजों को एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। ये था। अब इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। अभी ऊपर क्या लिखा है इसको ध्यान मत दीजिएगा, अब ये डायग्राम को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो ये नीचे बना हुआ है। आप इसमें देखेंगे कई सारे गोले बने हुए, ठीक है। आप देखेंगे इसमें कई सारे गोले बने हुए, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो देखिए पहली पंक्ति के गोले हमने रखे हुए हैं। अब इसके जो छिद्र है, ये छिद्र, अगली पंक्ति का गोला हम कहाँ रखें? उसके छिद्र के बीच में रखे हुए हैं, यहाँ पास रखा हमने, ठीक है। इसी प्रकार अगला गोला, इसी प्रकार अगला गोला, फिर इसी प्रकार अगला गोला, इसी प्रकार अगला गोला, इसी प्रकार अगला गोला। हमने क्या किया? नीचे वाले गोलों के बने छिद्रों के बीच में रख दिया। अब इसके बाद अगली पंक्ति में हमने क्या किया? फिर वही किया, ठीक है, इसमें भी वही किया। अब इसका समन्वय अंक निकालना कैसे निकालेंगे? जैसे देखें इसका समन्वय अंक कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। और कैसे? जैसे कि हमने एक छिद्र ले लिया, एक गोला ले लिया, सॉरी एक हमने गोला ले लिया। अब इस गोले में हम क्या करेंगे? देखेंगे इसके पड़ोसी कितने हैं। ये जो बीच वाला गोला है इसके पड़ोसी कितने हैं? पड़ोसी कितने हैं? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो कितने पड़ोसी हैं? 6 पड़ोसी हैं। 6 पड़ोसी इसके हैं। तो यदि हम इसके पड़ोसियों के मिलाते हैं तो एक क्या बनता है? षष्ठभुजा बनता है ना। षष्ठभुजा बनता है। षष्ठभुजा कैसे होता है? किसी भी ये षष्ठभुजा हो गया। कितनी भुजा हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 भुजा को हम क्या बोलते? 6 भुजा से बने हुए भुजाकार को क्या बोलते हैं? षष्ठभुजाकार बोलते हैं। और पिछले वाले में क्या था? वर्ग बनता था। पिछले वाले में क्या बनता था? वर्ग बनता है। यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या बनता है? वर्ग बनता है, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? वर्गाकार भुजा और षष्ठभुजाकार भुजा, इन दोनों संकुलन में आप दोनों में अंतर समझ पाए क्या? यदि हाँ तो हाँ ना का जवाब दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स पर लिखें। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसका समन्वय संख्या कितना है? 6 निकाल देते हैं। तो जितने भी पड़ोसियों से घिरा हुआ है उसका समन्वय अंक उतना हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पास ये क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पास ये लिखा हुआ कि षष्ठभुजाकार संकुलन वर्गाकार की तुलना में अधिक घना है। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये वर्ग है और मैं कहता हूं तो बड़ा कौन सा होगा और कौन अधिक स्थान घेरेगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग कम स्थान घेरता है और षष्ठभुजाकार अधिक। अब आगे लिखा हुआ है कि वर्गाकार संकुलन में कुल 52.4% स्थान गोलों द्वारा घिरा होता है। वर्गाकार में 52, ठीक है, वर्गाकार में 52 कितना 4% गोलों द्वारा घिरा होता है, जबकि षष्ठभुजाकार में 60% कितना 60% संकुलन द्वारा घिरा होता है, ठीक है। इसके जो गोले होते हैं 60% से क्या होते हैं? संकुलित होते हैं।